अच्छा भाई, ऐसा है बच्चों कि हम क्रोमेटोग्राफी जो है उसको पढ़ रहे थे, और मैं आपको कह रही थी कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें हमारे पास अगर डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर है तो हमने उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने का जो मेथड है वो ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें हमने दो चीज़ें यूज़ की थी। एक मैंने कहा था बच्चों स्टेशनरी फेज़ है, और एक मैंने कहा था बच्चों जो है वो मोबाइल फेज़ है। और आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी स्टेशनरी फेज कैसा होता है देखने में, वो पता नहीं कौन सी मशीन होगी, और मोबाइल फेज कैसा होगा। आप लोगों की कन्फ्यूजन अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पहली दफ़ा क्रोमेटोग्राफी को देखा है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से सुन लें। ये जो टेक्निक है ये आगे भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है, और जो प्रैक्टिकल टेक्निक है तो ये बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होती है। तो मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर होगा तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया है, इस टेक्निक को यूज़ किया है, ठीक है। तो अपने जितने भी फेलोज हैं उन्हें भी कह दें कि मीटिंग ज्वाइन कर लें। आज जो है वो चैप्टर 2 का लास्ट टेक्निक है, और जो है ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इंटरेस्टिंग टेक्निक भी है अगर इसको ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने आपको कहा कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक क्या होता है, मोबाइल फेज। मैंने कहा बच्चों जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। आपने मुझे पूछा कि मैम अगर वो लिक्विड होगा तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, मूव होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा कि वो जो है स्टेशनरी फेज वो बेसिकली एक सॉलिड है जिसके ऊपर हमने उस स्टेशनरी फेज को पेस्ट किया हुआ है। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाई थी, एलुमिना था, चारकोल था, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे है कि हमने उसके बाद जो मोबाइल फेज है मैंने कहा कि वो सॉलिड नहीं होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताई, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, एसीटोन है, बेंजीन है। बच्चों अब इस चैप्टर में से मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। तो देखें, मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही हूँ कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, बेशक जितने भी बन सकते हैं वो मैंने बना के दिए हैं। अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप कहेंगे कि मतलब मैडम हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में नहीं पढ़ा या सब्लिमेशन में नहीं पढ़ा। और जो आज की टेक्निक है इसमें भी जितने क्वेश्चन बनते हैं वो अभी तक मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो हमने आज बात करनी है क्रोमेटोग्राफी की कि ये होती कैसे है, मतलब कैसे की है। मैं आपको कह तो रही हूँ कि बच्चों एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है। स्टेशनरी फेज जो है अपनी जगह पर स्टे करेगा, लेकिन जो मोबाइल फेज है उसके वर्ड से समझ आ रही है कि वो मूव होगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम मूविंग फेज भी है। तो आज जो है हमने ये देखना है कि कैसे हमने यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी को किया है, हमने कैसे जो है इसको इस पे काम किया है। तो इसको पढ़ने से पहले आपने ऐसा करना है कि मैंने कल जो है वो दो टाइप्स पढ़ाई थी क्रोमेटोग्राफी की। एक जो थी वो कौन सी क्रोमेटोग्राफी थी जो अभी बच्चा पूछ रहा है, एक पार्टीशन थी, और एक कौन सी थी, एड्जॉर्प्शन थी, ठीक है। तो बच्चे देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज होती है एड्जॉर्ब होना और एक चीज होती है एब्जॉर्ब होना, ठीक है। तो एड्जॉर्ब होने में और एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा फर्क है, देखें। एडजॉर्ब का मतलब होता है कि मतलब कोई सॉलिड चीज जो है वो अटैच हो रही है। एब्जॉर्ब का मतलब है कोई लिक्विड या कोई जो गैस है उस पर कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये देखना है, वो कहता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें ये होता है कि एडजॉर्प्शन का वर्ड ये बता रहा है कि हमने सॉलिड को स्टेशनरी फेज लिया है, मतलब सॉलिड चीज के ऊपर उसने क्या होना है, एडजॉर्ब होना है। समझ आ रही है बात की, एब्जॉर्ब नहीं कह रही, एडजॉर्ब कह रही हूँ, ठीक है। तो कहता है कि स्टेशनरी फेज जो है वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में वो सॉलिड है। लेकिन अगर बात की जाए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की तो उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो क्या, मैंने कहा था कल, लिक्विड है। फिर मैंने आपको कहा कि जो है इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो अपनी जगह पर वहां पर ही स्टॉप करता है, वो वहां पर मूव नहीं करता। लेकिन जो मूविंग फेज है वो उसके ऊपर से क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। अभी ये बातें जुबानी हैं, अभी आपको इन बातों की समझ नहीं आ रही, लेकिन अभी जो है, अब ये देखें, वो कहता है द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टेक्निक a substance leave the mobile phase to become adsorb on the surface of solid stationary phase। कोई भी जो चीज है वो सॉलिड पे जाके जज्ब हो रही है तो हम उसको एडजॉर्प्शन कह रहे हैं, ठीक है।
और जो है यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं पार्टीशन की, तो हमने पार्टीशन में ये कहा है कि कोई भी जो चीज़ है जब लिक्विड स्टेशनरी फेज होगा तो उस पर जब अटैच होगी तो हम उसको एब्जॉर्ब कहेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक में स्टेशनरी फेज लिक्विड है और एक में स्टेशनरी फेज सॉलिड है। फिर मैंने आपको दो दो एग्जाम्पल्स भी लिखवाई, ये आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों ने ये एग्जाम्पल्स भी अपने जहन में रखनी है। एमसीक्यू में मैं पूछ सकती हूँ, जो असेसमेंट मैंने बनाई है मैंने उसमें पूछा हुआ है, वैसे भी कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है किसी टेस्ट में, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि ये जो है हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो कहता है इन दोनों में हमने यही देखा है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसकी बेस पर हमने देखा है, स्टेशनरी फेस की बेस पर डिफरेंस देखा है। अगर हम बात करें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, तो उसमें हम कहते हैं स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, ठीक है। और मैंने उसकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, परफॉर्म तो नहीं करना खैर, लेकिन मैंने आपको बताना है कि कैसे ये हमने रिएक्शन किया, मतलब कि कैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है। और वैसे भी जब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होप्स हो कि नेक्स्ट ईयर तक सब कुछ ठीक हो जाए, जब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे तो हम इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी, जो भी आपका टीचर होगा आपको दिखाएगा कि कैसे जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो हम सेपरेट करते हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये किस क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों स्टेशनरी फेज क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और अगर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए तो वहां पर मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात की है, टीएलसी बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम तब करेंगे जब हमारा स्टेशनरी फेज क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। अब बच्चे क्या किया है, आज बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी पे, जो किसकी टाइप है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो आपने कहना है इट इज द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। हमने ऊपर डिफाइन में कहा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, जैसे यहाँ पर जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो वाटर है, ठीक है। और वही वाली बात कि वाटर है और कैसे वो उसके ऊपर अटैच हुआ है, तो हमने पेपर को लिया हुआ है, ठीक है, पेपर जो पेपर होता है उसको लिया और कहता है लाइक H2O एड्सॉर्ब ऑन पेपर। पेपर सॉलिड है तो कहता है उसके ऊपर वाटर क्या हो गया, एड्सॉर्ब। कहता है द एड्सॉर्ब वाटर बिहेव एज एन इमिसिबल लिक्विड टुवर्ड द मोबाइल फेज। अब देखिए हमने दो चीजें यूज करनी है, एक हमारा स्टेशनरी फेज है और एक हमारा मोबाइल फेज है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर यू हैव द स्टेशनरी फेज विच इज लिक्विड, ठीक है। आपके पास जो स्टेशनरी फेज होगा वो लिक्विड होगा। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि बच्चों जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, हमारे पास वाटर है। और मैं ये कह रही हूँ कि जो मोबाइल फेज है, जो मोबाइल चीज है हमारे पास, जो मोबाइल फेज है वो कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, आप ईथर भी कह सकते हैं, आप क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं, जो पीछे हमने देखे थे। अब जो मिक्सचर है हमारे पास, हमने ये देखना है कि वो मिक्सचर ज्यादा स्टेशनरी फेज में हल होता है या वो मिक्सचर ज्यादा मोबाइल फेज में हल होता है, ठीक है। तो आज हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को देखना है कैसे किया हमने इसको और कैसे कौन कौन से स्टेप्स किए। बहुत आसान है, अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये क्या होती है, बहुत आसान है। हम आपके सामने ही बनाएंगे कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी फेज है। इस स्टेशनरी फेज में हमने जो यूज किया है वो लिक्विड यूज किया है। कौन सा लिक्विड यूज किया, H2O यूज किया, ठीक है। और कहाँ पर एब्जॉर्ब किया उसको, हम कह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हमने इसको क्या कर दिया, जैसे हमने पेपर को यूज किया तो उसके ऊपर वाटर को हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। तो जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंट इंक्स की बात बताई थी बच्चों, मैंने इंक्स की स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफरेंट इंक्स हैं, इनको सेपरेट करना है एंड हाउ कैन यू सेपरेट दिस इंक्स। तो हमने उस क्वेश्चन को भी देखना है, लेकिन आज सबसे पहले हमने क्रोमेटोग्राफी की पूरी पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज ए लिक्विड, ठीक है। लिक्विड कौन
सा यूज़ किया है, हमने वाटर यूज़ किया है। तो हमने, और जो हमारा मोबाइल फेज़ है वो भी लिक्विड है, वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इमिसिबल मैंने आपको बताया था, मिसिबल का मतलब होता है दो चीज़ें हल हो रही हैं, एंड इमिसिबल का मतलब होता है दो चीज़ें आपस में हल नहीं हो रही। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि इमिसिबल जो है वो क्या है, वाटर एंड ऑर्गेनिक लिक्विड बोथ आर इमिसिबल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम चलते हैं क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक की तरफ और हम उसको देखते हैं कि हमने कैसे उसको परफॉर्म करना है। उसको परफॉर्म करने के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं। लेकिन आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को समझ ही आ जाए कि कैसे हमने उसको बनाया है, कैसे स्टेशनरी फेज बनाया है, कैसे मोबाइल फेज बनाया, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत होगा। फिर हम कल के लेक्चर में मजीद इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 हमारा मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस इंशाल्लाह टाइमली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स की तरफ कि हमने कैसे उसको करना है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करें, अपनी बुक खोल लें और मैं भी यहाँ से अपनी बुक खोल लेती हूँ। अच्छा भाई, ये आ गई है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। ठीक हो गया। अब क्या है कि क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम करने लगे हैं और हम देखने लगे हैं कि इस टेक्निक में क्या होता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज दैट क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है। कौन सा लिक्विड यूज किया? फर्ज करें कि H2O को क्या कर दिया, हमने जो पेपर लेना है उसके ऊपर क्या करवा देना, एडजॉर्ब। द एडजॉर्ब वाटर बिहेव एज एन इमिसिबल लिक्विड टूवर्ड द मोबाइल फेस। जो वाटर है और जो सॉल्वेंट हम ऑर्गेनिक यूज करेंगे मोबाइल फेस में, वो दोनों एक दूसरे पे हल नहीं होंगे। विच passes over the paper. The mobile phase is usually an organic liquid. मोबाइल फेज हमने ऑर्गेनिक लिया है और जो स्टेशनरी फेज लिया है, आप कह सकते हैं वो हमने इनऑर्गेनिक वाटर लिया है। ठीक है, अब वो कहता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने लगे हैं। तो वो कहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के 3 वेज हैं। ठीक है, अब कहते हैं देयर आर 3 कॉमन वेज ऑफ कैरिंग आउट पेपर क्रोमेटोग्राफी, नेमली असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेडियल और सर्कुलर। कहते हैं कि एक क्रोमेटोग्राफी में ये होता है कि जो सॉल्वेंट है वो नीचे से ऊपर जाएगा, या जो मिक्सचर है वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो जो चीज नीचे से ऊपर जाएगी, आप लोग बचपन से पढ़े, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन गोइंग अप एंड डिसेंडिंग मीन गोइंग डाउन। तो असेंडिंग अप मतलब कि कोई चीज ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, और डिसेंडिंग में सॉल्वेंट ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा। और जो रेडियल और सर्कुलर है, इसमें जो सॉल्वेंट है ये सर्कल में क्या करता है, मूव करता है। खैर, हमारा कंसर्न ना तो डिसेंडिंग से है और ना ही रेडियल से है, पर आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के 3 वेज हैं। लेकिन जो है हमने जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। Only the ascending type will be discussed here. In this technique, and the solvent in a pool at the bottom of the vessel in which the paper is supported and solvent travel upward by the capillary action. अभी देखते हैं सॉरी, क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है। ठीक है, एक शीशे का टैंक ले लें। ठीक है, अब उस टैंक में क्या करना है कि जो भी आपका सॉल्वेंट है ना, मतलब जो भी आपने मिक्सर जो है जिसको सेपरेट करना है, उसको आपने उस टैंक के अंदर क्या कर लिया है, यूज कर लिया। ठीक है, और आपने क्या किया है कि जो हमारे पास पेपर यूज किया है ना, ठीक है, उस पेपर के ऊपर हमने वाटर को क्या करा दिया, एड्सॉर्ब करा दिया। कहते हैं a solvent mixture especially composed in according with the sample to be separated is poured in the chromatographic tank। जिन सब्सटेंस को आपने सेपरेट करना है उनका मिक्सचर बना के कहाँ पर डाल देना बच्चों, ये जो शीशे की वेजल दिखाई दे रही है, ये बीकर जो है, इसमें आपने क्या करना है, इसको डाल देना है। डाल दिया सैंपल को, डिफरेंट चीजों का मिक्सचर था। अब कहते हैं कवर द टैंक टू होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर। थोड़ी देर के लिए जो टैंक है इस बर्तन को ऊपर से डांप दें, ताकि जितने भी मिक्स चीजें हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं, वो एस्केप ना करें। कुछ चीजें होती हैं जो वोलाटाइल होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं, तो उनको अंदर थोड़ी देर के लिए रखें ताकि वो अंदर के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाएं।
फिर क्या करना है आपने, एक पेपर होता है जिसको हम कहते हैं वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, ये जो फिल्टर पेपर जिससे बनता है, वो जो पेपर होता है हम उसको ये बोलते हैं। कहता है आपने उसको पकड़ना है और उसको काट लेना है। ये आप देख रहे हैं जैसे उसने काट के ऐसे स्ट्रिप सी बनाई हुई है। अब कहता है कि 20 सेंटीमीटर तक जो है वो आप लोगों ने इतनी लेंथ ले लेनी है, इतनी लेंथ हो के वो बीकर के अंदर भी आए और बीकर से थोड़ी सी बाहर भी रहे, ठीक है। वो हमने काट लिया। कितने सेंटीमीटर लेना है, 20 सेंटीमीटर, ये याद रखना है, ठीक है। अब कहता है कि एंड ड्रॉ ऑन इट अ थिन पेंसिल लाइन अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, और एक एंड से आपने क्या करनी है, 2.5 सेंटीमीटर की क्या लगा लेनी है, लाइन ऊपर करके लगानी है। मतलब फोटो ये अगर आपका वॉटमैन फिल्टर पेपर ये जो दिखाई दे रहा है ना, तो कहता है चौड़ाई के हिसाब से, लंबाई में नहीं लगानी, चौड़ाई में लगानी है। जो ये देखिए ऐसे जो है वो लाइन लगानी है, और कितनी लगानी है, 2.5 सेंटीमीटर की जो है वो आपने लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अब उस लाइन के ऊपर आपने जो लेड पेंसिल है उससे क्या लगा लेनी है, निशान लगा लेनी है। अब देखिए एक आपके पास सैंपल होगा, ठीक है, जिसको आपने उसके अंदर डिसॉल्व किया है, और एक सैंपल जो आपके पास वैसे भी बर्तन में पड़ा होगा। कहते हैं स्पॉट अ पॉइंट ऑन द पेंसिल लाइन विद द सैंपल मिक्सचर सोल्यूशन, और वहां पर लाइन से डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है। To facilitate identification of the component of a mixture, spots of the known compound may also be placed alongside. तो कहते हैं इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट स्पॉट्स हैं या डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं क्या हो जाएंगे, सेपरेट उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमने उस लाइन के ऊपर क्या लगा लिए हैं, निशान लगा लिए हैं। यहाँ तक समझ आ गई। आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसके अंदर जिस सॉल्वेंट को सेपरेट करना है उसको डाल देना है, फिर क्रोमेटोग्राफिक वॉटमैन का जो फिल्टर पेपर है उसको लेना है, और उसके ऊपर आपने लाइन लगा के निशान लगा देने हैं कि इतने सैंपल्स हैं, इतनी चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद कहता है कि when the spot has dried, suspend the paper with clip so that impregnated and dip into the solvent mixer। और फिर आप ये नीचे देख रहे हैं कि आपने उस फिल्टर पेपर को छोटे छोटे हुक्स के साथ क्या करना है, उस सॉल्वेंट के अंदर लटका देना है। ऐसे लटकाना है कि जो जो उसका आधे से ज्यादा पार्ट है ना फिल्टर पेपर का, मतलब हाफ पार्ट जो है वो उस सॉल्वेंट के अंदर क्या हुआ हो, डिप हुआ हो। क्योंकि सॉल्वेंट जो इसके अंदर है उसने नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है। सो दैट इंटीग्रेटेड एंड डिप्स इनटू सॉल्वेंट मिक्सचर टू अ डेप्थ ऑफ 5 to 6 मिलीमीटर। कवर द टैंक, और टैंक को ऊपर से क्या कर देना है, ढांप देना है, ताकि कोई भी जो सब्सटेंस है जो जिसके वेपर्स भरे वो बाहर ना निकले। आपने उसको ढांप के वहां पर रख के छोड़ के तो बाहर निकल जाना लैब से, ठीक है। फिर आप लोगों ने चेक करते रहना है आधे घंटे बाद, जब तक जो है वो आपका जो फिल्टर पेपर हमने यहाँ पर हैंग किया हुआ है, जब तक सॉल्वेंट उसका 3/4 पार्ट तक नहीं जाएगा, मतलब 3 हिस्से तक जो सॉल्वेंट नहीं जाएगा, तब तक आपने उसको उसके अंदर ही क्या करना है, हैंग ही रहने देना, ठीक है। एज द सॉल्वेंट फ्रंट पासिस द स्पॉट, द सोल्यूट बिगन टू मूव अपवर्ड। अब जो मिक्सचर है, जो जो कंपोनेंट्स हैं वो इस सॉल्वेंट से निकल के कहाँ पर जाते जाएंगे, ये जो फिल्टर पेपर लगा हुआ है इसमें जाते जाएंगे। When the solvent front has rising up about 3 to 4 length of the filter paper, जब जो नीचे वाला सॉल्वेंट है वो उस फिल्टर पेपर के 3/4 तक ना चला जाए, मतलब वहां तक जब तक अटैच ना हो जाए, आपने उसको नहीं निकालना है। रिमूव द स्ट्रिप, स्ट्रिप यही वाली है, ये जो स्ट्रिप जो फिल्टर पेपर है इसको स्ट्रिप कह रहे हैं। मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल एंड अलाउ द स्ट्रिप टू ड्राई, और जहां जहां पर डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे आपने उसको पेंसिल से निशान लगाना है और धूप में रख देना है, ताकि थोड़ी देर के लिए वो खुश्क हो जाए। अक्सर कुछ कंपाउंड्स होते हैं हम उनको धूप में नहीं रखते, वो धूप में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो हमने नॉर्मल लाइट में या रूम के अंदर ही क्या कर देना, उसको ड्राई होने के लिए रख देना, ठीक हो गया। जब ड्राई होने के लिए रख दिया तो कहता है जब वो ड्राई हो जाएगा, वंस द पेपर इज when the once the paper is dried, the pattern on the paper is called chromatogram। बच्चे अभी क्रोमेटोग्राम क्या है, जो हमने फिल्टर पेपर यूज किया था वो फिल्टर पेपर जब ड्राई हो जाएगा, वो जो स्ट्रिप बाहर निकल जाएगी वो क्या कहलाएगी, क्रोमेटोग्राम। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इफ कलर्ड कैन बी विजुअली आइडेंटिफाई। अगर तो कोई इंक थी उसका मिक्सचर था तो खुद ब खुद ही उसके जो कलर्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि ब्लू इंक थी, रेड इंक थी, फलानी इंक थी, इस तरह था। लेकिन कहते हैं कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका कलर नहीं होता। फिर क्या करना है,
उसके लिए बच्चे हमने स्प्रेज रखे होते हैं, ठीक है, स्प्रे रखे होते हैं या केमिकल कोई सॉल्वेंट उसके ऊपर हम डालते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे जो उनकी अपीयरेंस है वो हमें दिखाई देती है। कहता है इफ कलरलेस द क्रोमेटोग्राम हैज टू बी डिवेल्प बाय केमिकल मेथड और फिजिकल टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई स्पॉट्स। जैसे फरोटीन को हमने सेपरेट करना होता है इस टेक्निक से, तो जो फरोटीन है वो दिखाई नहीं देती, तो हम एक सॉल्वेंट है जिसको हम निन हाइड्रीन कहते हैं, निन हाइड्रीन का सोल्यूशन होता है, वो हम इस जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रे। जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाली फलानी प्रोटीन थी, ये वाली फलानी प्रोटीन थी, ये वाली फलानी प्रोटीन थी, ठीक है। तो जो जिनका सब्सटेंस कलर है उनको तो हम देख लेंगे, अब जिनका नहीं है उनको हम स्प्रे करके या कोई रिएक्शन करके कोई केमिकल सब्सटेंस दे के हम उनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ईच कंपोनेंट हैज अ स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर। अब ये आ गया है रिटार्डेशन फैक्टर, ये क्या है इसको बाद में देखते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर वो चीज़ है, हमने देखना है कि दो जो जितने सब्सटेंस जो हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम अ ओरिजिनल स्पॉट, हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे उन कंपोनेंट्स ने कितना फासला तय किया, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखना है कि जो सॉल्वेंट हम नीचे से यूज कर रहे हैं उस सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया, फिर हम इन दोनों को डिवाइड करके जो इनका इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, उस आंसर से हम देखते हैं कि कितना जो है वो सॉल्वेंट निकला है और कितना सॉल्वेंट सेपरेट हुआ है। एक मिनट बच्चे, मैं अभी सवाल सुनती हूँ। अब मैंने आप लोगों के सवाल ही सुने, उसके बाद अगली चीज बताती हूँ।